हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आई स्पीड ऑन योर ग्रे मूवी का सेकंड पार्ट, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली मूवीज़ है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट हैं, तो मैं एक एक करके सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं इस मूवी का सेकंड पार्ट। मूवी की शुरुआत में हमें देखते हैं कि एक नॉर्मल दिन चल रहा था और हजारों लड़कियों की तरह कैटी भी एक नॉर्मल लड़की थी। कैटी एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। वो अपना गुजारा चलाने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में काम करती है। अब एक दिन उसकी दोस्त उससे मिलकर कुछ फोटोग्राफर्स के बारे में बताती है और फिर एक दिन उसे अपनी कॉफ़ी शॉप के ही नोटिस बोर्ड पर एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो की एजेंसी मिलती है, जो कि बिल्कुल फ्री थी, और वहाँ का नंबर लेकर वो अपने घर चली जाती है। अब घर आकर वो अपना पोर्टफोलियो देख रही थी और अपने सपनों को वो किसी तरह से पूरा करना चाहती थी। वो उसी नंबर पर कॉल करती है और वे लोग कुछ बातें पूछकर कैटी को अपना फोटो भेजने के लिए बोलते हैं। कैटी भी फिर अपना फोटो भेज देती है और कैटी को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसे अगले दिन एक एड्रेस देकर उसे फोटोशूट के लिए बुला लिया जाता है। अगले दिन फिर कैटी उसी जगह पर फोटोशूट के लिए जाती है जहाँ पर एक लड़की पहले से ही बिकिनी में फोटोशूट करवा रही थी। और तभी एक इवान नाम का लड़का आता है और कैटी उसे अपने बारे में बताती है। जॉर्जी नाम का एक फोटोग्राफर आकर एक ड्रेस कैटी को पहनने को कहता है और कैटी चेंज करने के लिए एक ड्रेसिंग रूम में जाती है। वो एक लड़का निकोलाई, इवान नाम का एक और लड़का कैटी से अट्रैक्ट हो रहा था। फिर कैटी का फोटोशूट होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जॉर्जी कैटी को थोड़ा अपनी बॉडी शो करने को कहता है और उसे अपने कपड़े उतारने को भी कहता है। कैटी इस बात को नहीं मानती है और तब जॉर्जी उसे थोड़ी बदतमीजी से बातें करने लग रहा था, जिससे कि कैटी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब घर आने के बाद में वो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे कहीं पर भी कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था। और अगले दिन कैटी के घर पर इवान आता है। वो कैटी के फोटोशूट के पिक्चर्स लेकर आया था, लेकिन कैटी उन पिक्चर्स को नहीं लेना चाहती थी। इवान उससे बहुत अच्छे से बातें कर रहा था, तो कैटी उन पिक्चर्स को अपने पास रख लेती है। कैटी उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन इवान तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और कैटी उसे किसी तरह से वहाँ से भेज देती है। इवान कैटी के फोटोज देख रहा था और वो कैटी से बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था। अब रात को कैटी घर के बाहर कचरा फेंकने जाती है, लेकिन वो अपने घर का डोर लगाना भूल गई थी। वो घर के अंदर आकर डोर लगा के कुछ देर सोने चली जाती है, लेकिन अचानक कुछ आवाज से उसकी आंखें खुल गई थी। इवान उसके घर के अंदर घुस आया था। जब कैटी अपना डोर लॉक करना भूल गई थी, तब इवान उसके घर में घुस आया था। इवान उसकी पिक्चर्स देख रहा था और कैटी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से निकल जाने को कहती है, लेकिन इवान तो उसकी बातें सुन नहीं रहा था। कैटी फिर इलेक्ट्रिक गन से उस पर हमला कर देती है और वो अपने घर से भागने वाली थी, पर इवान उसे पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाता है। कैटी वहां पर चिल्लाने की कोशिश करती है और उसकी आवाज उसका पड़ोसी सुनकर कैटी के घर पर आ जाता है। तब इवान वहां पर आकर उस पड़ोसी को चाकू से मार डालता है। इवान ने कैटी को जबरदस्ती बांध लिया था और वो चिल्ला न पाए, इसलिए वो उसके मुंह को भी बांध देता है। फिर वो कैटी के पैंट फाड़कर उसका रेप करने लगता है और कैटी बस रोए जा रही थी और वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इवान भी डरा हुआ था, क्योंकि उससे रेप और मर्डर हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो अपने भाइयों को बुलाता है। जॉर्जी और निकोलाई वहाँ पर आकर इवान की बेवकूफ़ी पर उसे बहुत गालियां देते हैं। फिर वे तीनों सभी जगह से इवान के फिंगरप्रिंट्स को हटा देते हैं। जॉर्जी फिर उस चाकू पे जबरदस्ती कैटी के फिंगरप्रिंट्स लेता है और चाकू को वहीं पर रख देता है और कैटी को ड्रग सुंघाकर बेहोश करके वो अपने साथ में कहीं दूर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब कैटी की आंखें खुलती है तो निकोलाई उसका रेप कर रहा था और उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो निकोलाई को खुद से दूर कर पाए। फिर वहाँ पर इवान आकर निकोलाई को रोकता है और कैटी को उन लोगों ने एक बंद कमरे में एक पोल से बांध कर रखा हुआ था। कैटी पूरी तरीके से नेकेड थी और एक बेड पर पड़ी हुई थी। कैटी फिर उन लोगों से पानी भी मांगती है और तब निकोलाई कैटी के मुंह पर पेशाब कर देता है। इवान आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और कैटी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो रही थी। तभी जॉर्जी वहाँ पर आकर उन दोनों को वहाँ से ऊपर के रूम में जाने को कहता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि कैटी एक बेसमेंट के अंदर बंदी हुई है। जॉर्जी के वहाँ से जाने के बाद में कैटी मदद के लिए चिल्लाती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर इन सबसे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब कुछ देर के बाद में तीनों वहाँ पर आते हैं और जॉर्जी कैटी पर पानी डाल के उसे उठाकर कहता है कि अपने आप को साफ करो, पर कैटी इस बात को नहीं सुनती है। फिर इवान खुद उसे साफ करने उसके पास आता है और कैटी चिल्ला चिल्लाकर उसे अपने पास नहीं आने देती है। तब जॉर्जी और निकोलाई उसे पकड़कर जबरदस्ती उसे ड्रग खिलाते हैं और इवान उसके पास आकर उसकी बॉडी को थोड़ा साफ करने लगता है। फिर वो कैटी के लिए एक ड्रेस लेने के लिए ऊपर जाता है। इवान के जाते ही कैटी अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टिया करके ड्रग को निकाल लेती है और बेहोश होने का नाटक करती है। अब कुछ देर के बाद इवान वहाँ पर एक ड्रेस लेकर आता है और कैटी के हाथ खोलकर उससे वो ड्रेस पहनाता है। कैटी को मौका मिलता है तो वो वहाँ पर एक बाल्टी उठा के उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है
और वहाँ के एक वेंटिलेशन से बाहर भाग जाती है। केटी नंगे पांव सड़क पर इतनी भीड़ में भाग रही थी। वे रास्ते में चल रहे लोगों से रोते हुए मदद मांग रही थी, लेकिन उस जगह की लैंग्वेज बहुत अलग थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। तब एक पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आता है। फिर तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव कैरिल आकर उसे एक जैकेट पहनाता है और कार में बिठा लेता है। केटी बस रोते हुए यही कह रही थी कि मेरा किडनैप हुआ है और मेरा रेप भी हुआ है। अब केटी को डिटेक्टिव कैरिल से पता लगता है कि वो अमेरिका से बुल्गारी आ गई है, जो कि अमेरिका से दूर दूसरा देश था। और ये सुनकर केटी बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ इन तीनों को भी पता लग गया था कि केटी भाग चुकी है और अब वे सभी लोग टेंशन में आ गए थे। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कैरिल केटी को मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहता है, लेकिन केटी किसी को भी अपने आप को छूने नहीं देती है। वो बस अपने घर, अपने देश जाना चाहती थी। कैरिल के उल्टे सवालों से केटी परेशान हो गई थी और वो बस अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहती थी। अब फिर वहाँ पर मिस एना आ जाती है और वो कैरिल से कहती है कि वो केटी से अकेले बात करके उसे समझाएगी। तब कैरिल वहाँ से निकल जाता है। केटी से एना कहती है कि वो भी एक विक्टिम है और इसीलिए वो केटी का दर्द समझ सकती है। एना केटी को अपने घाव दिखाती है और तब केटी पूरी तरीके से उस पर विश्वास कर लेती है। एना केटी को अमेरिकन एम्बेसी ले जाने के लिए कहती है और रास्ते में वो एना को फ्रेश होकर थोड़ा कुछ खाकर रेस्ट करके एम्बेसी जाने को कहती है। पहले तो केटी एना की बात नहीं मानती है, पर बाद में वो एना के घर जाने के लिए मान जाती है। और रास्ते में एना फोन करके किसी को ये बोल रही थी कि केटी मेरे साथ में सेफ है और वो एक अमेरिकन है और उसे हेल्प की जरूरत भी है। फिर केटी एना के घर जाती है और कपड़े नीचे है ये कहकर एना केटी को बेसमेंट में लेकर जाती है। वहाँ पर जाकर केटी के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जहाँ से भागकर वापस आई थी वो वहीं उसी जगह पर आ गई थी। वो एना की फैमिली थी और इवान एना का ही बेटा था। एना भी अब केटी पर थूकती है और उसे थप्पड़ मारती है। जॉर्जी फिर से उसे उसी जगह पर बांध देता है और तभी वहाँ पर इन तीनों के डेड वाल को भी आ गए थे। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक गन था और वो उसे केटी को शॉक देने लगता है। केटी बहुत रोती है और चिल्लाती है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए बोलती है। एना भी उसकी चीखें सुन रही थी, पर वो म्यूजिक लगाकर केटी की आवाजों को इग्नोर कर देती है। वाल को केटी की हर बॉडी के पार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था और यहाँ तक कि केटी के प्राइवेट पार्ट को भी वो इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, जिससे कि अब केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में वाल को भी बड़ी बेरहमी से केटी का रेप करता है और एना को देखकर हम समझ जाते हैं कि वाल्को ने उसका भी रेप किया था और इवान भी उसी रेप की पैदाइश थी। लेकिन एक बार भी एना को केटी का दर्द नहीं दिखा, जबकि वो खुद एक विक्टिम थी। अब केटी खून से लथपथ जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और तभी जॉर्जी वहाँ पर आता है और केटी उससे थप्पड़ मारती है। कुछ टाइम के बाद में जब हम केटी को देखते हैं तो वो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और जॉर्जी ने उसे बहुत मारा था। उसका पूरा फेस और बॉडी खून से सना हुआ था और तीनों लड़के बेसमेंट में एक गड्ढा खोद रहे थे और अब वे केटी को जिंदा ही दफनाने वाले थे। जॉर्जी उसकी हालत पर हंसने लगा था और निकोलाई केटी के बचे हुए कपड़ों को फाड़कर उसे पूरा नेकेट कर देता है। वो उसे बिना कपड़ों के एक बॉक्स में डालकर जमीन में गाड़ देते हैं और केटी बहुत रोती है। केटी को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो अब नहीं बचेगी और वो जल्दी ही मरने वाली है। तभी अचानक से वो बॉक्स हिलने लगता है और बेसमेंट के नीचे एक टनल थी। वो बॉक्स उस टनल में गिर जाता है, जिससे कि केटी उस बॉक्स से बाहर निकल जाती है। इवान अपनी माँ के पास जाता है और एना उसे अपने पास बिठाती है। एक टाइम ऐसा था जब एना का भी रेप हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को सही रास्ता नहीं दिखा पाई थी और उसका बेटा भी अब एक रेपिस्ट बन गया था। अब कुछ देर के बाद में केटी को होश आता है और जिंदगी ने उसे बचने का एक और मौका दिया था। केटी किसी तरह से गिरती पड़ती चलने लगती है और उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए आवाज भी लगाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एक अबेंडन टनल था और बहुत सालों से वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। रास्ते में केटी को गंदा पानी मिलता है और वो उसी गंदे पानी को पीती है, क्योंकि उससे बस किसी तरीके से जिंदा बचना था। थोड़ा आगे चलने के बाद में उससे फटे पुराने गंदे कपड़े मिलते हैं तो वो उसे पहन लेती है और वहाँ से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे चलते चलते उसे एक लाइटर भी मिलता है। फिर तभी उसे एक बर्ड नजर आता है और वो उसे मारकर उसे आग में सेक कर अपना पेट भर लेती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तभी अचानक उसे एक डोर मिलता है। जब वो उस डोर को खोलती है तो वो एक चर्च में फादर के रूम के किचन का डोर था और वो वहाँ पर खाना चुरा कर चली जाती है। चर्च के फादर डिमो आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और तब तक केटी वहाँ से जा चुकी थी। उस टनल के दूसरी तरफ कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और केटी वहाँ से कुछ चोरी करके भाग जाती है। केटी जब फिर खाना चोरी करने फादर के किचन में जाती है तो इस बार वो पकड़ी जाती है, लेकिन फादर डिमो उसकी मदद करना चाहता था। पर अब जो केटी के साथ में हुआ था उसे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं हो रहा था। फादर उससे कहता है कि उसे जो चाहिए वो यहाँ से ले जा सकती है और तब केटी कुछ सामान लेकर उस टनल की तरफ चली जाती है। केटी वहाँ से अब हर जगह को देखने लगती है
और ऐसा लगता है कि वो कुछ प्लान कर रही है। उसे टनल से बाहर की तरफ का रास्ता भी मिल गया था और बाहर निकलकर वो दूर से ही अमेरिकन एम्बेसी को देखती है। लेकिन केटी अब अपना बदला लिए बिना अपने देश नहीं जाना चाहती थी। केटी वापस से चर्च में आ जाती है और फादर डिमो भी वहाँ पर आता है और वो केटी की मदद करने के लिए पुलिस को कॉल भी करना चाहता था, लेकिन केटी उसे ऐसा करने से मना करती है। जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था उसके लिए उसे अब भगवान पर विश्वास नहीं रहा था। अब केटी धीरे धीरे अपना बदला लेना शुरू करती है। वो सब पर नजर रखने लगती है और केटी उनके ही घर में घुसकर उनकी चीजों को देखने लगती है। उसे वहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं और उसी रात वो निकोले का पीछा करने लगती है और उस पर नजर रखती है कि वो कहाँ पर जाता है। अब अगले दिन इवान एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था और केटी उसे कॉफी देकर वहां से चली जाती है। इवान की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन कॉफी पीते टाइम उसे कॉफी में केटी का लॉकेट मिलता है। वो जब यहाँ वहाँ देखता है तो उसे एक केटी जैसी लड़की दिखाई देती है और वो उसका पीछा करता है। इवान फिर उस टनल में जा पहुंचता है और वो केटी को पुकारता है और अचानक से केटी उसके गले में एक रस्सी फंसाकर उसे अपने काबू में कर लेती है। इधर फादर डिमो डिटेक्टिव किरिल को केटी की बात करते हैं, क्योंकि फादर डिमो परेशान थे कि कहीं केटी कुछ बुरा नहीं कर दे। केटी बाइबल का वो पेज पढ़ रही थी कि जिसने जो किया है उससे वो इसी जन्म में भरना होगा, और फादर को भी पता था कि केटी के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। डिटेक्टिव किरिल भी ये समझ जाते हैं कि एना ने केटी को नहीं बचाया है, क्योंकि अगर वो उसे बचा लेती तो अब तक केटी अमेरिका में होती। केटी कभी भी यहाँ से निकल ही नहीं पाई थी। टनल के अंदर केटी ने इवान को बिना कपड़ों के बांध कर रखा हुआ था और इवान रोते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहता है। केटी फिर एक चाकू से इवान के फेस पर एक कट मारती है और फिर उसके पेट पर कट मारती है। केटी उसे इतनी आसानी से नहीं बल्कि सड़ा सड़ा कर मारने वाली थी, ताकि इवान हर पल दर्द से तड़पे और उसे हर दर्द महसूस हो। अब वहाँ पर सालों से सड़ा हुआ खाना पड़ा था जिसमें कीड़े लगे हुए थे और वो इन कीड़ों को इवान के जख्मों पर लगाती है ताकि वो उसके जख्मों पर लगे और धीरे धीरे वो सड़ सड़ कर मर जाए। अब उसी रात निकोले डिस्को में एंजॉय कर रहा था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी रखा हुआ था। उसे केटी भी दिखाई देती है, लेकिन उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो केटी है। उसे फिर उल्टी होती है और वो बाथरूम की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर केटी आकर उसे एक लात मारकर गिरा देती है और नशे में होने के कारण निकोले उठ नहीं पाता है। केटी निकोले को घसीटकर एक टॉयलेट में ले जाती है जहाँ पर इंसान का पेशाब और वेस्ट जमा हो रहा था और वो उसका मुंह वहीं पर डुबाने लगती है, क्योंकि निकोले ने भी केटी के मुंह पर यूरिन किया था। निकोले के मुंह पर इंसान का वेस्ट भर गया था और केटी बार बार उसका सर टॉयलेट के वेस्ट में डुबाती रहती है और कुछ टाइम के बाद में निकोले मारा जाता है और केटी वहाँ से निकल जाती है। इवान जब टनल में मदद के लिए चिल्ला रहा था तब केटी कहती है कि मैंने भी बहुत चिल्लाया था, लेकिन चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ और ठीक मेरी तरह तुम्हारे चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। केटी फिर इवान के घाव पर जंग लगे हुए लोहे से मारती है ताकि उससे और ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाए। अब उसी दिन चर्च में वाल्को आया हुआ था और उसे वहाँ पर केटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे देखकर वो केटी का पीछा करके उस टनल तक आ जाता है। केटी उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और जब वाल्को को होश आता है तो वो एक टेबल पर बंधा हुआ था। केटी उसे भी उसी तरह उसके प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिस तरह से उसने केटी को दिया था। केटी ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार करती है और फिर इलेक्ट्रिक मशीन के 2 वायर को वो उसके मुंह के अंदर तक घुसा देती है और फिर वो पावर ऑन कर देती है। वाल्को चिल्लाता रह जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है और उस मशीन को वो हाई वोल्टेज में कर देती है और कुछ ही देर में वाल्को जलकर तड़प तड़प कर मारा जाता है। रेपिस्टों की असली सजा अगर हर देश में यही हो तो रेपिस्ट खुद रेप के नाम से डरने लगेंगे। अब यहाँ पर टनल में इवान की हालत खराब हो रही थी। उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन लग गया था और केटी उसकी इसी हालत की फोटो निकालने लगती है। अब दूसरी तरफ एना जब घर आती है तो उसका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और बेसमेंट से म्यूजिक की आवाजें आ रही थी। वो वहां पर जाती है तो केटी पीछे से उस पर हमला कर देती है और बेसमेंट की उसी होल से टनल की तरफ उसे नीचे फेंक देती है। एना जब होश में आती है तो खुद को उसी बॉक्स में बनी पाती है जिस बॉक्स में केटी को दफनाया गया था और एना अपने बेटे इवान को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और इवान को दिखाने की थोड़ी देर के बाद में केटी उस बॉक्स को बंद कर देती है। जॉर्जी को भी घर की हालत देखकर ये पता लग जाता है कि घर में कुछ गड़बड़ है और वो भी बेसमेंट में उसी टनल में जा पहुंचता है। जॉर्जी को इवान मिल जाता है और केटी जॉर्जी को मारकर बेहोश कर देती है। जॉर्जी होश में आकर देखता है तो वो एक टेबल पर बंधा हुआ पड़ा था। फिर केटी एक हथियार से जॉर्जी की चमड़ी उखाड़ने लगी थी। केटी फिर उसके प्राइवेट पार्ट के नीचे वाले हिस्से यानी कि उसके अखरोटों को एक मशीन के बीच में फंसाकर उन्हें कुचलने लगती है, जिसके बाद में जॉर्जी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कुछ ही टाइम में केटी उसके अखरोटों को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर इवान भी इन्फेक्शन की वजह से मारा जाता है और इवान का पूरा शरीर अब सड़ चुका था। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव किरिल आ जाता है और फादर डिमो ने भी उसे बता दिया था कि केटी किस रास्ते से आती है। किरिल केटी को रोकता है
और तभी मौका मिलते ही जॉर्जी किरिल का गला दबाने लगता है और तब मजबूरन किरिल जॉर्जी को गोली मार देता है। किरिल को कैटी की आंखों में उसके साथ में हुए अत्याचार दिखाई देता है और इसीलिए वो कैटी को पकड़ता नहीं है और उसे जाने देता है। किरिल कैटी की मदद नहीं कर पाया था और इसीलिए वो उससे माफी भी मांगता है, पर कैटी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि अपना बदला लेकर कैटी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाती है और अब वहाँ से वो अपनी न्यू लाइफ शुरू करेगी। भले ही कैटी ये सब कभी नहीं भूल पाए, लेकिन उसने जो अपना बदला लिया उसे इसी बात का सुकून जिंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों अगेन ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल और ब्रूटल कहानी है जो कि हर रेप विक्टिम लड़की को फेस करनी पड़ती है। कुछ लड़कियों को तो अपना जस्टिस ही नहीं मिल पाता है और कुछ लड़कियों की फैमिली वाले ही इस बात को दबा देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, मैं जल्दी ही इस मूवी के अगले पार्ट को भी लेकर आने वाला हूँ, तो आप कहीं मत जाइएगा।